जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के सबसे एम्बिशियस एविएशन रोड मैप की, जहां राफेल, तेजस और आमका को एक स्ट्रेटेजिक लाइनअप में लाके भारत हर साल 40 फाइटर जेट्स इंडक्ट करने का प्लान बना रहा है। और ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये प्लान एयर पावर डोमिनेंस और सेल्फ रिलायंस और साथ ही जो ग्लोबल डिटरेंस है उसकी तरफ एक बड़ा कदम है। और जो करंट स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, जो ऑफिशियली 31 के आसपास है, वो सैंक्शनड 42 के टारगेट से काफी पीछे है। और इस शॉर्टफॉल को एड्रेस करने के लिए जो सरकार है वो एक कंबाइंड स्ट्रेटजी तैयार कर रही है, जिसमें फॉरेन जो एक्विजिशन के साथ साथ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी पाइपलाइन में स्पीड अप की जा रही है। तो राफेल से लेके तेजस और MK1 और साथ ही MK2 तेजस फ्यूचर का जो स्टेल्थ आर्म का है उसको भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो आज की जो चर्चा इसी पर शुरू करते हैं और मेरे साथ बातचीत के लिए एक बार फिर से मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, 40 जेट पर ईयर का टारगेट रियलिस्टिक है या फिर हम ये कहेंगे सिर्फ ये डिफेंस ऑप्टिमिज्म? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस साल जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 5 जेट रेडी करके रख दिया है। इंडियन एयरफोर्स उसकी डिलीवरी नहीं ले रही है। वो बोल रहे हैं कि इसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर बग्स है। तो ये एक तरह से रस्साकसी चल रही है बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देश के अंदर 24 एयरक्राफ्ट बना सकता है। और अभी रफाल की एडिशनल जो है सप्लाई लाइन वो भी तैयार होने वाली है। रफाल में हम 114 जेट्स जो हैं मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वो हम खरीदने वाले हैं डसॉल्ट एविएशन फ्रांस की कंपनी से। 18 जेट जो है वो फ्लाई अवे कंडीशन में भारत आएंगे। और उसके अलावा 96 जेट्स जो है भारत के अंदर ही इसकी प्रोडक्शन होने वाली है। भारत ने लास्ट ईयर 26 जेट का ऑर्डर दिया था 63,000 करोड़ में। और मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि 31 एडिशनल जेट्स वो लेने वाले हैं मराइन रफाल। तो आप ये देख लीजिए कि ये जो टोटल स्ट्रेंथ जो हमारी रफाल की होने वाली है, इट इज एस्टिमेटेड कि हमारे प्लस 200 प्लस रफाल हो जाएंगे बाय 2035। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और इसी के शॉर्टफॉल को कवर अप करने के लिए एक एम्बिशियस रोड मैप बनाया है। और कल सीडीएस अनिल चौहान ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैक्ट्री विजिट किए। और उन्होंने एमका का जो प्रोटोटाइप है वो जो बनेगा वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही बनाने वाला है। उसकी असेंबलिंग सब उधर ही होने वाली है। उसके ऊपर उन्होंने स्ट्रिक्ट हिदायत दी है। देखिए, जो तेजस प्रोग्राम को लेकर बार बार हमारे इंडियन एयरफोर्स हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है सब लोगों ने एक तरह से क्रिटिसाइज किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फॉर डिले। पर इसमें सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जी ने इंजन दिए ही नहीं है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बोल रहा है कि हमारे पास 16 एडिशनल एयरक्राफ्ट रेडी है। अगर हमें इंजन आज के आज मिल जाए 16 इंजन, हम उसको भी फिट करके इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि एग्जीक्यूशन की बात है। हमें कोई एक डेडिकेटेड ऑफिसर चाहिए इंचार्ज कि जितने भी बॉटलनेक्स हैं कि जी क्यों इसको डिले कर रहा है उसको एड्रेस करने के लिए हाई लेवल पीएमओ का एक डेडिकेटेड ऑफिसर रखना जरूरी है। क्योंकि आज हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 29 पहुंच चुकी है। आज की डेट में इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो सुखोई भी है हमने 1990 में खरीदा है, उसको भी हम सुपर सुखोई बनाने के लिए हमने टेंडर निकाला है। रशिया उसको भी अपग्रेड कर रहा है। साथ ही साथ तेजस LCA MK1 का प्रोडक्शन लाइन चालू है। और वो GE F404 इंजन जैसे मिलेगा वैसे ही वो एक तरह से वो डिलीवर कर दिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ने 83 प्लस 97 180 तेजस LCA MK1A का ऑर्डर दिया हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। और अब सबसे बड़ी बात है कि जो LCA तेजस MK1A जो है वो 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। 4.5 जनरेशन जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो तेजस LCA MK2 है। उसके ऊपर भी सॉर्टीज टेस्टिंग हो चुकी है। और वो जो प्रोडक्शन लाइन में चालू हो जाएगा बाय 2029 या 2030। ये मैं आपको बता देता हूं।
और रफाल की जो प्रोडक्शन लाइन है वो 2029 और 30 में स्टार्ट हो जाएगी, जिसके कारण वो भी 16 से 20 जेट वो लोग भी तैयार कर सकते हैं। तो एक मिनिमम जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है भारत की 40 जेट्स पर ईयर वो बढ़ेगी फ्रॉम 2029। प्लान बहुत ही अच्छा है और एक तरह से एम्बिशियस भी है, बट एग्जीक्यूशन डिले हमेशा होता जा रहा है। और अभी एमका का जो हमने अभी टेंडर निकाला था उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भारत सरकार ने रोल नहीं दिया है इन द डिजाइनिंग डेवलपमेंट एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में, उनको साथ में नहीं रखा है। पर फाइनल प्रोडक्शन पार्टनर इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही रहने वाला है, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट की जो असेंबली लाइंस है, जो उसके वेपन्स इंटीग्रेशन है, मेन फ्रेम सूट्स है, रेडार जो होते हैं, वो सब क्रिटिकल चीज होती है, वो प्राइवेट कंपनीज के साथ हम शेयर नहीं कर सकते। कंपोनेंट्स भले ही हम वो बना सके, फाइनल असेंबली लाइन जो होगी वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में ही होने वाली है। भले ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड परफॉर्म करे या नहीं करे, देश के अंदर उन्हीं को मिलने वाला है। मीडिया रिपोर्ट छोड़ दीजिए, वो सब कुछ होने वाला नहीं है। फाइनली एमका विल बी द फाइनल प्रोडक्शन पार्टनर विल बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और ये उमेश जी, एक सवाल और ये जानना चाहती हूँ कि जो इंडिजिनस हमारे प्रोजेक्ट्स हैं तेजस और आमका, उसकी स्पीड जो है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो पाएगी? क्योंकि जो हमने देखा है कि प्रोडक्शन डिलेज होते हैं और रोड मैप कैसे क्या नजर आ रहा है? देखिए, वो तो ट्रम्प बाबा को खुश करने से ही काम होगा, क्योंकि GE F04 इंजन जो है वो अमेरिका से आता है, जो LCA तेजस Mk1A में लग रहा है। तेजस LCA Mk2 के लिए GE F414 का हमने ऑलरेडी करार किया है उनके साथ, अमेरिका के साथ। उसके ऊपर भी वो स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, उसको भी एग्जीक्यूशन रोड मैप जो है वो तैयार करने की जरूरत है, ताकि टाइम बाउंड हो सके। एग्जीक्यूशन रोड मैप आप तैयार कर लेते हो तो अब आप देख सकते हो कि अगर वो टाइमलाइन के हिसाब से चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, इमीडिएट रेक्टिफिकेशन की जरूरत है। अगर आपने देखा कि एक टाइमलाइन मिस हो गया है तो क्यों मिस हुआ है, उसको इमीडिएटली रिड्रेस करिए। ऐसा नहीं है कि ये फाइल पहले जाएगी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, फिर मिनिस्ट्री के पास जाएगी, फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगी, फिर मीडिया में हो हल्ला होगा, फिर बाद में आप करोगे। ये नहीं चाहिए। इमीडिएट कोई ना कोई एक पीएमओ का ऑफिसर चाहिए जो जितने भी ये शॉर्टकमिंग्स है उसको वो एड्रेस करेगा, इमीडिएटली रेक्टिफाई करेगा, और वहां पर एक तरह से भारत की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बढ़ाना बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि पीओजे के भारत में विलय हो जाएगा। अगर ये स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हमारी कंटिन्यूसली कम होती गई तो अगर हमें एक तरह से, वो तो छोड़िए, हमारे देश को डिफेंड करना भी मुश्किल पड़ जाएगा। आज 29 स्क्वाड्रंस के साथ आप क्या करोगे? उसमें भी 20, जिसके अंदर मेरा मानना है कि इफेक्टिव स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 22 to 23 होनी चाहिए। आपके पास 17 से 18 स्क्वाड्रन सुकोई के हैं, 2 स्क्वाड्रन आपके पास रफाल के हैं, 2 स्क्वाड्रन आपके पास अभी तेजस के हैं, बाकी आपके पास MK29 हो, मिग 29 हो, MK29 जैगवार हो और मिराज हो, वो सब काम चला हुआ है। मतलब गिनती के लिए आपने रख रखा है। इक्वेडर से तो आप मिराज और जैगवार के प्लेन्स मंगा रहे हो, ओमान से मंगा रहे हो, ताकि उसके स्पेयर पार्ट्स को रिप्लेस कर सको, उसको ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी कर सको। तो ये एक तरह से भारत की इफेक्टिव स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ इज नॉट 29 बट इट इज 22। ये भी बता देता हूं, ये बहुत बड़ा एक तरह से गैप है जिसको छुपाया गया है हमारे दर्शकों को। तो ये एक तरह से जरूरी है कि 40 नहीं, हमें कम से कम 60 एयरक्राफ्ट की जरूरत है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का टॉप मैनेजमेंट है, उसकी छुट्टी करके वहां पर इंडियन एयरफोर्स के लोगों को अपॉइंट करो, और वो जो और उसके साथ साइंटिस्ट को अपॉइंट करके वहां पर एक तरह से टाइम बाउंड डिलीवरी करवाओ। अगर आप क्रायोजेनिक इंजन बना सकते हो जो स्पेस के अंदर जाके अननोन वेरिएबल्स में काम कर सकता है, तो आप कावेरी इंजन क्यों नहीं बना सकते? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि हम क्रायोजेनिक इंजन बना सकते, तो कावेरी इंजन क्यों नहीं बना सकते? आप 454 करोड़ में मार्स मिशन अपग्रेड कर सकते हो, तो फिर क्या प्रॉब्लम है आपको ये सब चीज करने के लिए? मानता हूं इंजन के अंदर बहुत सारे हजारों कंपोनेंट्स होते हैं जिनको 1500 डिग्री सेल्सियस पे, 150 डिग्री सेल्सियस पे काम करना रहता है। सब चीज है, वो स्पेस में भी वही चलता है ना, स्पेस में तो इससे भी ज्यादा टेम्परेचर चलता है, वहां पर काम कर सकता है। तो
कावेरी इंजन में क्या प्रॉब्लम है? कौन है जो डीआरडीओ और जीटीआरई के अंदर इस और प्रोजेक्ट को इंटरनली साथ ही सपोर्ट आदित्य एल्वन तो बस सीधे सूरज पर ही पहुंच गया है। मतलब सूरज और स्पेस सब जगह जा रहे हैं, सिर्फ हमसे इंजन नहीं बन रहा है एनीवे। लेकिन उमेश जी, एक और मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ, ये कि फॉरेन प्रोक्योरमेंट है जिसमें रफाल और हम उसकी बात करें, साथ ही जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, तो ये जो प्रायोरिटीज है वो क्या ये इसका बैलेंस एकदम सही है? क्योंकि हम कॉस्ट की बात करते हैं, टेक ट्रांसफर और जो ऑपरेशनल इंटीग्रेशन है, रियल गोल्स क्या है, मैं ये आपसे समझना चाह रही हूँ। देखिए, आज रशिया आपको सुकोई 57 देने को तैयार है। वो आपको बोल चुका है कि मैं आपको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने को तैयार हूँ, आपको वेपन्स की एपीआई देने को तैयार हूँ, कोर सॉफ्टवेयर देने को तैयार हूँ, लोकलाइज कंपोनेंट जो है भारत के अंदर बन सकते हो। सुकोई 57 के साथ सुकोई 70 देने को तैयार हूँ। AL-41 इंजन के बदले इसराइली IS-77 इंजन दे रहा है। उसने तो इतनी स्वीटन कर दी है डील, वो बोल रहे हैं कि जितना पैसा आप रफाल को दे रहे हो, अगर वो आप सुकोई 57 ले लेते हो तो आप 230 एयरक्राफ्ट उसके अंदर खरीद सकते हो। तो ये सब चीजें बात हो रही है और हम भी देख रहे हैं कि कितने सालों से इसके ऊपर चर्चा हो रही है। 1.5 साल से तो हम लोग बात कर रहे हैं इस इश्यू पर, और आज भी बात हो रही है, अभी भी फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, बार बार हमें देख रहे हैं कि न्यूज आ रही है कि 114 रफाल का 3,25,000 करोड़ में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसको मंजूरी दी है। एवरीथिंग इज फाइन, क्यों कैबिनेट कमेटी उमेश जी, मैं भी आपसे, बस आप जिस बात पे यहाँ पर पहुंचे, मैं आपसे यही आपसे पूछना भी चाह रही थी, अगला सवाल, कि जो ये एजिंग फ्लीट को रिटायर करना प्लस जो हम नई जो जेट्स है उनको इंडक्ट करना, क्या जो ये जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ गैप है वो क्लोज हो पाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी जो सैंक्शन 42 स्क्वाड्रन का टारगेट है, वो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ उस पर हम चर्चा ही किए जा रहे हैं। इलेक्शन, ऐसा लगता है कि इलेक्शंस में बात करने का मुद्दा बन गया है, प्लस तो दूसरी तरफ पॉलिसी कमिटमेंट है, वो तो मतलब कैसे पूरा हो पाएगा? 2005 में हमारे पास 40 स्क्वाड्रन थे और 2025 में हमारे पास 29 स्क्वाड्रन है, और इस बीच में हमने सिर्फ 2 स्क्वाड्रन इंडक्ट किए हैं रफाल के। उसको भी राहुल गांधी ने 2019 में चुनावी मुद्दा बना दिया था, चौकीदार चोर है। देखिए, ये एक चीज एक तरह से गवर्नमेंट बैकफुट पे आ गई है। मोदी गवर्नमेंट टफ डिसीजन नहीं ले पा रही है, ये क्लियर कट बताता है। आप सोचिए, MRFA डील के लिए कितनी बार आप बात कर चुके हैं। हम तो पिछले 1.5 साल से तो हमने बम प्रोग्राम कर रहे हैं कि जल्द होने वाला है, पर सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने जो डिजायर किया वो सक्सीड कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर एक पॉलिसी पैरालिसिस आ रहा है और वो सुना तो डिसाइड कर पा रहा है कि सुकोई 57 लेना है या रफाल लेना है। अभी भी बातचीत ही चल रही है। अभी जो है फ्रेंच प्रेसिडेंट आए हुए हैं, और देखिए डील क्या हुई है। हैमर मिसाइल के लिए हमने उनके साथ डील की है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और साफरान भारत के अंदर बनाएंगे। एक जो हेलीकॉप्टर है उसको भी बनाया जाएगा भारत के अंदर। ठीक है, ये सब ठीक है, हमको हेलीकॉप्टर भी चाहिए, पर सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है, हमें जो है रफाल चाहिए। और रफाल के ऊपर जब इतनी बातें हो चुकी है तो इसको स्पीडीली, इसको इतना डिसीजन मेकिंग में इतना डिले क्यों हो रहा है? व्हाई इज द डिले हैपनिंग? वी नीड टू आस्क सच क्वेश्चंस। हमें जो देशभक्ति का ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ सरकार का समर्थन करें, अगर कहीं पे शॉर्टकमिंग सो वी शुड आस्क द क्वेश्चंस एज वेल। और इसमें मैं दोषी ठहराऊंगा जीटीआरई को, डीआरडीओ को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। ये सब ने मिलके एक तरह से 40 साल से ये तेजस प्रोग्राम में लगे हुए हैं, और 40 साल से ये कावेरी इंजन के ऊपर काम कर रहे हैं। आप सोचिए, देखिए अमरजीत, दिस शोज दैट हाउ मच इंडियन गवर्नमेंट इज नाउ, मतलब एक तरह से ब्यूरोक्रेसी जो है, एक तरह से हमारी गवर्नमेंट को चरमरा करके रख दिया है। वहां पर मुझे लगता है कि वहां पर हेड्स रोल आउट करने की जरूरत है। टॉप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ HAL हैज टू बी सैक्ड, और वहां पर आप इंडियन एयरफोर्स के पास्ट ऑफिसर्स या जो पास्ट जो एयर चीफ रह चुके हैं उनको आप अपॉइंट करिए, कोई टेक्निकल स्टाफ भी उनके साथ दीजिए, लेट देम प्लान द थिंग्स। क्योंकि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, दे हैव फेल्ड आवर नेशन कंप्लीटली।
बिल्कुल। और आज जो हम देख रहे हैं कि भारत जो है ना सिर्फ अब फाइटर जेट्स बाय कर रहा है, बल्कि वो फाइटर जेट्स का जो इकोसिस्टम है वो बिल्ड कर रहा है। अगर 40 जेट्स का जो एनुअल टारगेट है वो मेल खा जाता है, वो मिलता है बाय 2030, तो हम इसको ये माने कि इंडियन एयरफोर्स का जो ट्रांसफॉर्मेटिव लीप है वो पॉसिबल हो पाएगा। और बल्कि साथ में ये भी कहें कि आगे का जो हम पॉलिसी और जो उसकी इंडस्ट्रियल एग्जीक्यूशन और जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, तो वो रियल वर्ल्ड में मैच करने में भी ये सक्षम हो पाएंगे। तो नंबर्स का प्लान नहीं, बल्कि हम ये कहना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी का बैकबोन ये बनते हुए हम देख सकते हैं। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय